तो अभी आपका वो इंटरनेट डिसकनेक्शन के कारण आपका वो एपिसोड कट गया है, तो उसी एपिसोड में यह भी आपको जोड़ के दिया जा रहा है। तो जिसमें रासायनिक गुणधर्म हमने एक देखा हुआ था, उसमें बचे हुए जो रासायनिक गुणधर्म है K2Cr2O7 के KMnO4 के, वे सभी अब आपको इसी एपिसोड में दिए जा रहे हैं। जिनमें हम लोगों ने क्या देखा हुआ था, आपके ऑक्सीकारक गुण को देखा हुआ था जो कि पहला था। बाकी लगातार आपको यहाँ पर हेडिंग के द्वारा लिखे गए हैं, वो आइए हम समझ लेते हैं। जिनमें आपका दूसरा क्या आता है, ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव का मतलब क्या होता है, गर्म करना होता है। अर्थात यहां पर करते क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं। और जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करेंगे, हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम परमैंगनेट पर उष्मा का प्रभाव पूछे, ताप का प्रभाव पूछे, गर्म करने पर पूछे, क्या होगा तो याद रखिएगा टेम्परेचर कितना होगा, तो यहां पर 700 डिग्री सेल्सियस होगा। 700 डिग्री सेल्सियस होगा। और यदि आप 700 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो क्या आपको मिल जाएगा, पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होगा। तो वही चीज यहां पर है कि पोटेशियम पर मैग्नेट को 700 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट और मैग्नीज ऑक्साइड और साथ में क्या प्राप्त हो जाता है, आपको ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर आपका कितना हो गया, 4 और 1 5, 5 और 2 7 हो जाएगा ना। और 2MnO4 है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 4 1 5 और 3 8, 3/2 कर देना, हो जाएगा बैलेंस। फिर इसके बाद क्या आता है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया आता है। अब हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया किसका होगा, तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया किसका होगा, पोटेशियम परमैंगनेट का होगा। और जैसे ही हम क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो हमें 3 यौगिक प्राप्त होते हैं। एक क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्या प्राप्त होता है, मैग्नीज ऑक्साइड, और साथ में तीसरा क्या प्राप्त होता है, जल। तो वही चीज आपका यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि हाइड्रोजन के साथ क्रिया किसकी क्रिया होगी, पोटेशियम परमैंगनेट की। तो पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड और साथ में क्या प्राप्त होता है, तो आपको प्राप्त होता है जल। इसी प्रकार से आपका तीसरा हेडिंग आता है। तीसरा हेडिंग क्या होगा, तो तीसरा हेडिंग होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना तो तुरंत हेडिंग में मैंने क्या कर दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। अब यहां पर क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, किसका कराते हैं, KMnO4 का। और क्षारीय KMnO4 की क्रिया कहां से, क्षारीय KMnO4 अगर कहा जाता है तो क्षारीय KMnO4 का मतलब भी क्या होता है, नवजात ऑक्सीजन को देना होता है। इसका मतलब कि जो आपका यह क्षारीय KMnO4 होगा यह हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। अर्थात यह ऑक्सीकरण में भी प्रयोग किया जाता है, जो कि निचले रिएक्शन में, इसीलिए हम आपको यहां पर समझा भी रहे। तो यहां पर क्या होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो प्राप्त क्या होता है, पोटेशियम मैग्नेट, जल, और क्या प्राप्त हो जाता है, ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ क्रिया। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तब भी ये क्या करता है, इसका ऑक्सीकरण ही करता है। अर्थात जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट है वह हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ क्रिया करके किसमें चल जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, इसके बाद मैग्नीज डाइऑक्साइड में, जल में, और किसमें प्राप्त हो जाता है, आपके ऑक्सीजन में। इसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद आपका आता है H2SO4 के साथ क्रिया। H2SO4 के साथ जब आप क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वह कितने स्थिति में क्रिया करता है, तो 2 स्थितियों में क्रिया करता है। एक किस स्थिति में, एक गर्म स्थिति में क्रिया करता है और एक किस स्थिति में, ठंडे स्थिति में क्रिया करता है। तो जब आपके सांद्र H2SO4 यदि ठंडे स्थिति में होंगे तो दूसरा उत्पाद देंगे पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करके, लेकिन यदि वहीं पर वह आपका गर्म होगा तो वह आपका पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करके दूसरा यौगिक देता है। तो यहां से वो देख लेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया ठंडे और सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, Mn2O7 और साथ में क्या बन जाता है, 2KHSO4 बन जाता है। लेकिन यदि वहीं पर आपका यदि पोटेशियम परमैंगनेट जो होगा वह गर्म और सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करता है तब क्या देता है, पोटेशियम सल्फेट देता है। इसके बाद यहाँ पर MnSO4 देता है, H2O देता है और 5 क्या देता है, O2 देता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर आपका H2O बचा हुआ
तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो जब हम क्या करते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट की क्रिया गर्म और शांत H2SO4 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है आपका पोटेशियम सल्फेट बनता है, मैग्नेस सल्फेट बनता है, जल बनता है और क्या बनता है आपका ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसके बाद आपका लास्ट हेडिंग होगा क्या, एथिलीन के साथ क्रिया। अब एथिलीन के साथ क्रिया किसका होगा, तो एथिलीन के साथ क्रिया होगा किसका, क्षारीय KMnO4 का। अब क्षारीय KMnO4 क्या होता है, मैंने अभी बताया था, क्षारीय का मतलब क्षार के साथ क्रिया किसका, KMnO4 का। यदि हम क्षार की क्रिया KMnO4 के साथ कराते हैं तो यह हमें अपघटन के फलस्वरूप क्या देता है, नवजात ऑक्सीजन देता है। और यही नवजात ऑक्सीजन जो होता है वह क्या करता है, पोटेशियम पर मैग्नेट या किसी यौगिक के साथ क्रिया करके उसका क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है। तो यहां पर वही है कि यहां पर जब एथिलीन की क्रिया हम क्षारीय KMnO4 से कराते हैं तो यहां पर दो यौगिक प्राप्त होता है, जल और ऑक्सीजन। जो ये ऑक्सीजन होता है यह क्या करता है, एथिलीन का ऑक्सीकरण करता है, और जब एथिलीन का ऑक्सीकरण होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। और कितने आपके हो गए, दो हो गए, इसलिए इसका नाम क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एथिलीन डाइऑल कहते हैं। इतना देख लीजिएगा। इसी के जस्ट बाद एक आपके एग्जाम में पूछा गया प्रमुख प्रश्न था, वह क्या, पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की संरचना बनाइए। तो पहले ये देख लीजिए, इसी के जस्ट बाद वो आपको दे दे रहा है। आइए हम लोग अगले प्रश्न का जवाब देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न है कि पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की संरचना बनाइए। यदि ये कह देता है तो ऐसी परिस्थिति में आप दोनों संरचनाएं देख लीजिएगा जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए, और यदि ये समझ लेते हैं तो आपका पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। प्रश्न है आपका क्या, पोटेशियम क्रोमेट की संरचना, और यहां पर क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट की संरचना। अब पोटेशियम क्रोमेट की संरचना क्या होगा, तो यहां पर होता है K2CrO4 होता है, और यहां पर क्या होगा, K2Cr2O7 होता है। K2Cr2O4 होगा तो इसका क्या बनेगा, क्रोमियम होगा। क्रोमियम जो होता है वह कितना इलेक्ट्रॉन रखता है, तो आपका रखता है कितना, कुल मिला के 6 रखता है, क्योंकि क्या हो जाएगा 24 होगा, 24 में S2 का 2 और 3D4 होगा, अर्थात 3D5 और 4S1 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 बंध बना सकता है। 6 बंध बनाने के लिए कितना ऑक्सीजन जोड़ेगा, तो मात्र आपके 4 जोड़ता है ये। अब ये 4 जोड़ता है, इस आधार पर ये 4 बनेगा, जिसमें से 6 बंध बनाता है, तो 6 बंध में आप ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो यहां से कोई आप 2 ऑक्सीजन द्विबंध बंध बना लेंगे, ये 2 हो गए, ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 4 हो गया। अब 2K है, इसका मतलब यहां एक माइनस होगा तो यहां एक K प्लस होगा, यहां एक माइनस होगा तो यहां क्या होगा, एक K प्लस होगा, और यही बनेगा क्या, इसका पोटेशियम क्रोमेट का आपका संरचना। इसी प्रकार से यदि पोटेशियम डाइक्रोमेट की संरचना पूछता है तब क्या होगा, कितने आपके क्रोमियम है, तो यहाँ पे क्रोमियम 2 है, इसलिए आप क्या करेंगे, 2 क्रोमियम बनाएंगे और दोनों क्रोमियम को क्या कर देंगे, एक साथ जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद बचे कितने, आपके 7 ऑक्सीजन बचे हैं। अब 7 ऑक्सीजन बचे हैं तो उसमें क्या करेंगे, 3 यहां देंगे, 3 यहां पर देंगे, अर्थात यहां पर आप जोड़ेंगे 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ये हो गया यहां पर, तो क्रमशः 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, और कितना हो गया, ये 6 ऑक्सीजन हो गया। 6 ऑक्सीजन होने के बाद अब यहां पर पोटेशियम कितना चाहिए, तो पोटेशियम आपको चाहिए मात्र कितने, 2 चाहिए। पोटेशियम कितने चाहिए आपके, 2 चाहिए।
अब दो के यदि पोटेशियम दो चाहिए, इसका मतलब कि यहां से आपके कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं, तो क्रोमियम के टोटल कितने हो गए आपके, क्रोमियम के 2 बंद यहां पर, 3 यहां पर, एक 4 यहां पे। अभी कितने बच रहे हैं आपके, 2 बच रहे हैं। तो 2 बच रहे हैं, इसका मतलब एक यहां पूरा कर दीजिए और एक यहां पूरा करने के बाद तो 2 2 4 और एक 5 हो गया। 5 के बाद एक अभी आपको चाहिए, तो कितना हो जाएगा यहां पर, ये आपका 6 हो जाएगा, ये ऑक्सीजन उठ जाएगा तो 6 हो जाएगा, मतलब 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा। वैसे इसका भी होगा, 2 यहां पर 2 यहां पर 4, एक यहां पर 5 और एक यहां पर कितना हो गया, 6 हो गया। इस ऑक्सीजन की संयोजकता पूरी है, इस ऑक्सीजन की संयोजकता पूरी है, इस ऑक्सीजन की भी संयोजकता क्या है, पूरी है। लेकिन ये दोनों जो ऑक्सीजन है इनकी संयोजकता पूरी नहीं है, अर्थात इनकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। लेकिन यहां पर मात्र कितना पूरा हुआ, 1 पूरा हुआ, 1 बच रहा। इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो इसके साथ क्या आएगा, K प्लस आएगा। और यहां पर यदि माइनस आएगा तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, K प्लस आ जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर कह देता है कि मात्र आपको संरचना किसके बनाने हैं, CrO4 माइनस के बनाने हैं। अगर CrO4 माइनस का कहता है, 2 माइनस का, तब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करिएगा, इस K को मत बनाइएगा, अर्थात जो ये आपने K दिखाया है इस K को हटा दीजिएगा। ऐसे ही यदि यहां पर आपसे पूछ लेता है क्या, Cr2O7 माइनस 2 का अगर आपसे पूछता है, तब आप क्या करेंगे, इस K को और इस K को क्या कर देंगे, हटा देंगे, अर्थात बनाएंगे क्या, तो बनेगा आपका O और ये क्या हो जाएगा, क्रोमियम, क्रोमियम से द्विक बंध के यहाँ पे O माइनस, फिर ये हो जाएगा O, फिर हो जाएगा Cr, ये हो जाएगा द्विक बंध, यहाँ पर हो जाएगा O और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। कितने हुए आपके, 6 हो गए। यहाँ पर भी आप प्रदर्शित कर देंगे O माइनस, यह सूत्र हो जाएगा किसका, Cr2O7 माइनस 2 का। इसी प्रकार से यदि आप क्रोमियम इसका बनाना चाहते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्विक बंध, इसके बाद एकल बंध, तो यहाँ पर O माइनस O हो जाएगा। यह किसका हो जाएगा, तो यह हो जाएगा CrO4 माइनस 2 का। तो CrO4 माइनस 2 का अगर पूछता है तो आप इसको बनाइएगा, Cr2O7 का पूछता है तो इसको बनाइएगा, K2Cr2O7 पूछता है तो इसको बनाइएगा, K2CrO4 को पूछता है तो आप इस संरचना को क्या करिएगा, बनाइएगा। तो इस आधार पर जो आपको KMnO4 और K2Cr2O7 से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे वह सभी आपके आज पूरे हो चुके हैं। अब आपको फिर से एक नए एपिसोड में फिर एक नए प्रश्न और उत्तर के साथ उपस्थित होंगे। तो आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार, आभार। मिलते हैं फिर कल शाम 6:30 बजे।